मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। आज इस इंटरव्यू में हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं उमर खालिद, जिनकी तारीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, अच्छी तरह से उन्हें जानते भी हैं। आज हम उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आए हैं जिनके बारे में आप भी जानना चाहते हैं। आइए जानते हैं। उमर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2016 का वो दिन याद है जिस दिन आप, कन्हैया जी, जिस रात आप और कन्हैया जी रातों रात फेमस हो गए, मशहूर हो गए, याद है आपको? अच्छी तरीके से याद है। देखिए, फेमस तो नहीं हुए, आप ये बोल सकते हैं इनफेमस हो गए। बिकॉज उस समय तो जो हमारे खिलाफ प्रचार था वो प्रचार नहीं, वो दुष्प्रचार था। फेमस तो अगर हम हुए तो वो उसका श्रेय हिंदुस्तान के लोगों को जाता है, JNU के स्टूडेंट्स को जाता है, इस देश के युवाओं को जाता है। मतलब आपको याद है, तो आपको पता है कि कन्हैया जी जो छात्र नेता थे 2016 में, अब वो जन नेता हो चुके हैं। पता है आपको? नहीं, मतलब इसमें पता होने वाली बात क्या, वो चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब पता है आपको? मैं उनको बधाई देना चाहता तो हूँ। आपको ये भी पता होगा कि उनकी रैली में शहला राशिद, जिग्नेश मेवानी, नजीब की अम्मी, लेकिन एक चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। वो चेहरा जो हमेशा कन्हैया जी के साथ हर प्रोग्राम में शामिल रहा, हर प्रोग्राम में दिखा। या यूँ कहा जाए कि कन्हैया जी जो कन्हैया जी हैं वो उस चेहरे की वजह से हैं। तो लेकिन वो चेहरा आजकल नज़र नहीं आ रहा, खास करके उनकी चुनावी रैली में। ऐसा क्यों? तो ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि लोग जानना चाहते हैं, क्यों जानना चाहते हैं कि सब लोग हैं, एक अच्छा दोस्त नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, अगर जानना चाहते हैं तो इसको सवाल कहीं और करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि इस समय चुनाव का क्या मुद्दा होना चाहिए। अच्छा। कि मुद्दे रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, किसानों के जो बदहाली है, पूरे कृषि के क्षेत्र में बदहाली है, वो मुद्दा होना चाहिए। दलितों पे वो तो हम पूछेंगे ही आपसे। तो ये सवाल मैं बोल रहा हूँ, आप अलग जगह डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको जहाँ से सवाल का उत्तर मिलेगा वो सवाल का उत्तर आपको मेरे से नहीं मिल पाएगा। अच्छा। तो लेकिन एक्चुअली बात ये होती है, जैसे आपको याद है, अच्छी तरह से जानती भी हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, जो ब्लैक लोगों की लड़ाई लड़ी गई थी उसमें कुछ वाइट लोग भी थे। लेकिन वाइट लोगों ने कभी भी ब्लैक लोगों की लड़ाई का श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया, और जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला जैसे लोग आए। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा क्यों होता है कि दलितों की जो लड़ाई लड़ी जाती है, मुसलमानों की लड़ाई लड़ी जाती है, कोई दूसरा क्यों लड़ता है? आपको नहीं लगता कि खुद जो है दलित आगे बढ़े या मुस्लिम आगे बढ़े, दूसरे लोग क्यों बढ़े? ऐसा नहीं लगता कि सेल्फ डिफेंस? बिल्कुल होना चाहिए। और ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब ये इसमें एक रैली में कौन था कौन नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा सवाल है, कहीं ज़्यादा गंभीर सवाल है। जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, जो अधिकारों का सवाल है, और जो बराबर के अधिकारों का सवाल है, भागीदारी का सवाल है। तो 70 साल का अगर आप इतिहास देखें तो वो इतिहास हिंदुस्तान में ऐसा रहा है कि दलितों को, वंचितों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को, महिलाओं को उनकी भागीदारी नहीं मिली है। उसके खिलाफ आंदोलन भी हुए हैं। दलित आंदोलन उभर के निकला, दलित आंदोलन से पार्टियां उभर के निकली, पार्टियों ने सरकारें बनाई। लेकिन अभी भी अल्पसंख्यक जो है, खासतौर से मुसलमान जो है, वो बहुत ज़्यादा हाशिए पे हैं। और ख़ासतौर से पिछले 5 साल में तो इतने हाशिए पे हैं कि अब तो मुसलमान भी अपने भागीदारी की बात नहीं कर रहे। मुसलमान बस इतनी बात कर रहे हैं कि हमको जान से मत मारो, हमें जिंदा छोड़ दो। जो लिंचिंग की घटनाएं हुई, दंगे हुए, तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है। और इसी को आप कहीं ना कहीं दोयम दर्जे की नागरिकता भी बोलेंगे कि आज अगर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार, सच्चर कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे, रंगनाथ मिश्रा कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे, उन पे बात ना करके मुसलमानों को इस स्थिति में ला दिया गया है कि वो किसी को भी वोट देने को तैयार है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराने के लिए, सिर्फ और सिर्फ। और ये संकट भी है, ये खतरा भी है। अगर भाजपा सेकंड टाइम आती है तो ये चीज़ और ये लड़ाई और पीछे जाएगी। जो आप बोल रहे हैं, भागीदारी की लड़ाई, रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई, नेतृत्व की लड़ाई, प्रतिनिधित्व की लड़ाई। लेकिन ये लड़ाई तो लड़नी है। बिकॉज अगर कोई भी पूरा कम्युनिटी को इतने तरीके से मार्जिनलाइज कर दिया जाए, और जो एक आजकल देखिए डिस्कोर्स भी क्या चल रहा है, डिस्कोर्स ये चल रहा है, एक तरफ भाजपा और RSS के लोग हैं, वो तो सीधा सीधा आप पे हमला कर रहे हैं। उनको तो ये है कि हम जितना मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे, जितना मुसलमानों पे हमला करेंगे, उतना ज़्यादा हमें वोट मिलेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उतना ज़्यादा हम पॉपुलर होंगे। वो उस रूढ़िवादी मानसिकता को और मजबूत करना चाहते हैं, उसी मानसिकता से उनकी राजनीति चलती है। वहीं दूसरी तरफ जो अपने आप को प्रगतिशील बोलते हैं या अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, उनका इतिहास भी हमको खंगालने की ज़रूरत है। ज़रूरी शायद आज वो समय ना हो, शायद आज वो लोगों को लगे कि इस समय क्यों कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान भी आपको वो बात सवाल उठाने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है कि 70 साल बाद, 70 साल से तो भाजपा की सरकार नहीं थी, वहाँ धर्मनिरपेक्ष लोगों की सरकार थी। ये बहुत सारे राज्यों में धर्मनिरपेक्ष लोगों की सरकार है। उसके बावजूद क्यों आतंकवाद के केस में मुसलमानों को फंसाया गया, क्यों दंगे होने दिए, क्यों जो लोगों ने दंगे किए उन लोगों को जेलों में बंद नहीं करा गया। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि 2002 के दोषी सत्ता में काबिज हैं, तो 2004 से लेकर 14 तक तो उनकी सरकार नहीं थी, किसी और की सरकार थी, तो उनको खुला क्यों छोड़ा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी गई।
और मुसलमानों को भागीदारी क्यों नहीं बात दी? आपने कहा रिप्रेजेंटेशन की, जहाँ तक बात है तो आप ये कह रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है मोदी हुकूमत के आने के बाद जो सिचुएशन हुई है, इसको बदलने के लिए हम जो मुसलमान हैं वो किसी को भी वोट देने के लिए तैयार है। तो आपको नहीं लगता है कि क्यों सब किसी को वोट दें? 14% मुस्लिम हैं, वो किसी ऐसे नेता को चुने जो अपने अंदर से हो, ऐसा नहीं लगता जी? क्योंकि आप देखिए, आप यादव की जो पार्टी है वो यादव मुसलमानों के मुकाबले में देखा जाए तो बहुत ही कम लोग हैं, बावजूद इसके यादव लोग जो हैं अपने लिए अलग पार्टी बना लेते हैं। तो मुसलमान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आपको क्यों ऐसा लगता है? देखिए, मुसलमान अगर रातों रात ये करना चाहेगा तो रातों रात नहीं कर सकता। मैं सिर्फ मुसलमानों को जिम्मेदार नहीं मान रहा हूँ, और मुसलमानों को जिम्मेदार नहीं मान रहा हूँ कि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि वो सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी एक डोमिनेंट उनकी डिमांड बन गई है। उसके लिए मैं इस देश की जो अभी की सांप्रदायिक सरकार है उसको दोष दे रहा हूँ, और पिछली जो धर्मनिरपेक्ष बोलने वाली सरकारें हैं उनको भी दोष दे रहा हूँ कि आपने एक कम्युनिटी को हाशिए पे जाने दिया, आपने हाशिए पे उसको ढकेला, आपने उसको एम्पावर नहीं किया। और इसके खिलाफ अगर हमको लड़ना है आने वाले दिनों में, देखिए भाजपा को किसी भी हालत में रोकना है, इस बात का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं, क्योंकि अगर भाजपा दूसरी बार आएगी तो हमें सांस लेने की जगह भी नहीं मिलेगी। आपको याद होगा गोरखपुर की घटना, वो जहां बच्चे घुट घुट के मर गए, वो हमारा पूरा देश ही घुट के मर जाएगा अगर दूसरी बार वो आए। और वो इतना ज्यादा, उनका जो फासिस्ट ताकतें वो इतनी ज्यादा मजबूत होंगी कि आए दिन जो अभी पिछले 5 साल में देखा, किसी की हत्या हो गई, किसी को फर्जी केस में जेल में डाल दिया, यही सिलसिला चलता रहेगा। ऐसा देखा जाए तो 70 सालों में देखे तो मुसलमान जितने ज्यादा जो जेल में बंद हैं वो कांग्रेस की वजह से है कि 21% मुसलमान जेल में, जितने भी मतलब जेल में लोग बंद हैं उनमें से 21% मुसलमान हैं। तो सबके सब तो कांग्रेस की वजह से है। कांग्रेस ने इनकाउंटर, बटला हाउस इनकाउंटर की मतलब जो है पूरी तरह से जांच करना चाहिए, लेकिन वो तो उनके जहां जहां लोगों के पास विकल्प है तो वहां वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। यूपी में काफी सारी जगह महागठबंधन को वोट देंगे, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को वोट देंगे, ऐसी बहुत सारी और जगह हैं जहां रीजनल पार्टीज हैं, वहां साउथ में बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं, उनको वोट देंगे। और जहां जहां मुसलमान कांग्रेस को भी वोट देंगे वो दिल पे पत्थर रख के कांग्रेस को वोट देंगे। सवाल तो ये भी उठता है कि कोई भी मुसलमान अगर पार्टी बनाए, अगर मुसलमान अध्यक्ष है पार्टी, तो मुसलमानों के सीमित कर दिया जाता है, उसे सेक्युलर मानने के लिए। बिल्कुल सही बात है। मुझे भी लगता है मुसलमानों की अगर पार्टी बनेगी सिर्फ तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन 14% मुसलमानों को गोलबंद करने की कोशिश करेंगे तो पहली बात ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। 14% मुसलमान गोलबंद देखिए पिछले 70 साल में नहीं हुए ना, ये पिछले 10 साल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। ऐसा किस क्यों नहीं होता? जैसे यादव की पार्टी है वो इतने कम, फिर भी उनकी पार्टी बन जाती है। इसको समझने के लिए आपको भारत स्वाहा की पार्टी बन जाती है, मछुआरों की अलग से पार्टी बन जाती है, लेकिन मुसलमानों की पार्टी नहीं बनती। लोग उस पर यकीन ही नहीं करते, उनको पूरी तरह से एक छाप दे दी जाता है। 2 मिनट इमोशनल ना होकर इसको ऐतिहासिक तौर पे भी हमको देखना जरूरी है। हिंदुस्तान का इतिहास 47 में जब हम आज़ाद हुए, 47 में बंटवारा भी हुआ। बंटवारे के बाद जितने अमीर और जितने जिन लोगों के पास कैपिटल था वो सारे लोग पाकिस्तान चले गए मुसलमानों के बीच से, और जो यहाँ रह गए ज़्यादातर वो गरीब मुसलमान थे, और वो यहाँ रहे और अपनी मर्जी से रहे, बिकॉज उन्होंने जो हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्षता में और हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म में, संविधान में भरोसा रखा और यहाँ रुके। लेकिन वो ज़्यादातर अमीर लोग, सामंती मुसलमान, बड़े बड़े पूंजीपति सब उस तरफ चले गए थे। उसके बाद जो यहाँ के मुसलमानों को बोझ जो ढोना पड़ रहा है, कि जो बंटवारे का बोझ आज तक ढोना पड़ रहा है, तो जहां मुसलमानों का असर्शन किया जाता है तो वो मुसलमानों को सीधे सीधे बोल देता है ये तो फिरका परस्त है, ये तो फंडामेंटलिस्ट है, ये तो एक्सट्रीमिस्ट है। उसी तरीके से हिंदुस्तान की राजनीति को ढाल दिया गया है। कोई भी पार्टी सत्ता में हो, चाहे भाजपा सत्ता में हो चाहे कांग्रेस सत्ता में हो, हिंदुस्तान के जो राज्य है उसका चरित्र भगवा रहता है। तो ये अगर ये चरित्र है, बहुसंख्यक चरित्र है, तो जहीं मुसलमान अगर अकेले जाकर असर्ट करना चाहेंगे तो वो बिल्कुल उसको हिंदू मुसलमान बांट के वो आपके बहुसंख्यक समुदाय को आपके खिलाफ खड़ा कर देता है। ये बात डिजायरेबल नहीं है। आपको, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम तो मानवता की बात कर रहे हैं ना। मुसलमानों की समस्या भी मानवता की समस्या है, तो आपको अलाइज ढूंढने पड़ेंगे। अलाइज, मैं पार्टी के अलाइज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाज के अंदर अलाइज ढूंढने पड़ेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला, उस समय बोला, गांधी नेहरू के समय बोला कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। अगर आप ऑटोनॉमसली संगठित नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, अपने समाज को शिक्षित नहीं करेंगे, तो आप भरोसे बैठे रहिए। 70 साल आजादी के हो गए, 170 साल हो जाएंगे जब भी हम यही बात कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे, कन्हैया से, आपको यही जानने के लिए आया था, जनता यही जानना चाह रही थी, क्योंकि कई लोगों ने कहा था कि आप उनसे एक बार इंटरव्यू लीजिए, तब मैं आया था। बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि कन्हैया कुमार से बातचीत होती है आज? देखिए, कन्हैया कुमार एक पार्टी का हिस्सा है, सीपीआई, तो कन्हैया कुमार को आप पर्सनल इंडिविजुअलाइज करके ना देखें। एक पार्टी है, पार्टी से मेरे कई सारे मतभेद हैं, उनके मेरे से कई सारे मतभेद हैं। उसके बाद संघर्षों में हम लोग कई बार साथ रहे। होता क्या है, जैसे जनता कुछ लोग हैं मतलब कमेंट करके लिखते हैं कि उनसे एक पूछेगा, आप गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल आपको बेगूसराय जाके उधर पूछना चाहिए। अच्छा, वो जरूर पूछेंगे, जब भी जाना होगा हम उनसे पूछेंगे। तो नाजरीन, आपने देखा कि जो सवाल हमने पूछे हैं, इस सवाल कि जवाब इनके पास तो नहीं है, लेकिन बेगूसराय जाना पड़ेगा। वक्त मिले तो हम बेगूसराय भी जाएंगे, और बेगूसराय में जाकर कन्हैया कुमार से हम सवाल ज़रूर करेंगे कि सारे लोग नज़र आए, एक ऐसा दोस्त जिनके
कंधों में हाथ, जिनके कंधों पर हाथ रख करके, ये सीढ़ी मान लीजिए, सीढ़ी बना करके जिसका इस्तेमाल किया गया, अब वही इस रैली में नज़र नहीं आए। सारे लोगों की नज़रें उसी पर टिकी हुई थी कि उमर खालिद क्यों नज़र नहीं आ रहा है, शहला राशिद नज़र आ रही है, वली रहमानी तक उनके साथ नज़र आए, जिग्नेश मेवानी, नजीब की अम्मी, ये सारे जो हैं नज़र आए, लेकिन उमर खालिद नज़र नहीं आया। मेरी भी वही नज़रें थी कि कहाँ आखिर उमर खालिद है, तो इसलिए आज हम उनसे मिलने आ गए कि देखते हैं उमर खालिद की क्या राय है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।